नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी स्टूडियो पे आ चुके हैं और संगीत रागी जी प्रोग्राम में बस पहुंचने ही वाले हैं। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सारे गठबंधन बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं मेरे बालों की तरीके से। आज एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। कल सबने यूं अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। मांझी जी ने कहा गरीब आदमी हैं, जो दिया मान लेंगे, हमको तो अभाव में जीने की आदत है। लेकिन अब खबर और ज्यादा बढ़ गई है। अब खबर है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। पटना से जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एलजेपी को, मतलब चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं, इसको लेकर जेडीयू में और बिल्कुल साफ साफ कहें तो नीतीश कुमार बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके जितने सहयोगी इस काम में लगे थे, सीट बंटवारे के काम में, वो ठीक से बीजेपी के साथ डील नहीं कर पाए। खास तौर पर जेडीयू की जो मजबूत पकड़ वाली सीटें हैं वो चिराग की पार्टी को क्यों दी गई, नीतीश कुमार इस बात पर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ेंगे, वो आपको और डिटेल में बताएंगे कल क्या क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या कहा। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंफर्म हो जाएं तो आपके साथ शेयर करेंगे। महागठबंधन में भी तलवारें खिंची हुई हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव कल आए थे अदालत में पेशी के लिए, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का भी प्रोग्राम था, मुलाकात नहीं हो पाई। बताया गया कि उनके केसी वेणुगोपाल से मुलाकात जरूर हुई और उसके बाद वो पटना वापस लौट गए और उन्होंने यहां तक कहा, जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, जो वो शेयर करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, उस पर कांग्रेस राजी नहीं है। कांग्रेस जो चाहती है वो देना नहीं चाहते। और तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर ऐसा भी कहा कि गठबंधन ऐसे तो नहीं चल सकता, और ये कहकर फिर वो वापस चले गए। तनातनी महागठबंधन के दलों के बीच में नहीं, आरजेडी के खुद के अंदर भी है। यहां तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, और उधर पटना में उनके पिता लालू यादव, उन्होंने कई कैंडिडेट को सिंबल बांट दिए। और पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने उन लोगों को बुलाकर के उनसे सिंबल वापस ले लिए। और सिंबल बांटने की केवल खबर नहीं थी, उसकी तस्वीरें भी थी। लोग लालू यादव से जा के मिल रहे थे और वो लिफाफे में सिंबल उनको दे रहे थे, और तेजस्वी यादव वापस गए और उन्होंने वो सिंबल सब वापस ले लिए। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसको लेकर अटकलें अब ये हैं कि वो क्या खेमा भी बदल सकते हैं। बैक चैनल से वो एनडीए में आने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, ऐसी बातें भी आ रही हैं। और अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं, अगर उनकी बात नहीं बनती महागठबंधन में, तो चिराग पासवान के खाते से कुछ सीटें उन्हें दी जा सकती हैं, बीजेपी को भी कुछ सीट देनी पड़ सकती है। जेडीयू चाहती है कि चिराग की पार्टी 29 नहीं 20-22 सीटों पर सेटल करे। महागठबंधन में चल रहे इन सारी हलचलों पर और एनडीए में जो बातें हो रही हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। एनडीए में आपको डिटेल में बताता हूं हुआ क्या। जेडीयू में पहले तो बगावत हो गई। आज एक बहुत बड़ी खबर आई, जेडीयू में टिकट घमासान पर, बंटवारे पर घमासान बहुत तेज हो गया है और एक सिटिंग सांसद नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने की इजाजत मांगी है, यूं कहिए। जेडीयू के सांसद हैं भागलपुर से अजय कुमार मंडल। इन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है आज, और वो चिट्ठी जारी भी कर दी मीडिया को। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 20-22 साल से आपका सिपाही हूं, उपचुनाव में कोई नहीं जीता था तो मैं जीता था, और उसके बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जिसको मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मुझसे पूछा भी नहीं गया, जो जिला अध्यक्ष हैं उसकी भी नहीं चल रही है, और मुझे आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ये हालात हैं तो इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी में रहूंगी ना, मेरा इस्तीफा आप स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए नीतीश जी इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराज एक सिटिंग सांसद इस्तीफा दे दे, ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल 9 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है। इन सीटों को लेकर जेडीयू ने समझौता कर लिया, ऐसा उनको लगता है। इसमें सहरसा की सोनबरसा सीट है, जहां जेडीयू ने मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया था, और अब बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में ये जो सीट है वो चिराग पासवान को दे दी गई। टिकट कटने की खबर सुनने के बाद रत्नेश सदा रो पड़े। रत्नेश सदा सोनबरसा सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक हैं, एमएलए हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिंबल दिया, लेकिन सीट चली गई एलजेपी को। अब टिकट कटने से वो रो पड़े। रत्नेश सदा के टिकट कटने से नीतीश कुमार बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि रत्नेश सदा मांझी जाति से आते हैं और जेडीयू का वो एक पढ़ा लिखा दलित चेहरा है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान जो सहमति बनी उसमें चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, और ये मीडिया में जो आंकलन चल रहा था उससे भी ज्यादा थी। इसमें 12 सीटें सीधे जेडीयू के कोटे से दी गई। इन 12 सीटों पर से दो में तो जेडीयू का एमएलए भी है, सोनबरसा और राजगीर की सीट। इसके अलावा मोरबा और कदबा सीट भी जेडीयू जो है वो फिलहाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा थी कि आपकी सीट इस बार जा रही है एलजेपी में, कैसे ये सब हुआ, आपको कैसे सिंबल मिल गया? देखिए, कबीर का वाणी है,
पानी बीच मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। अब जो किया होगा, हमको जब इस तरह की, पहले मनीष चौधरी हमको फ़ोन किया धोरैया से, भैया ये क्या देख रहे हैं, तो कल छोड़ो नहीं यार, क्या देख रहे हो, इतना करके हम काट दिए। और उसके बाद क्षेत्र के सभी जात, सभी वर्ग के लोग में आक्रोश, ऐसा फैल गया जो पूछिए मत। हम सिर्फ हंसते थे कबीर के बानी पर, और किसी को यही बानी कहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाला है जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे, गरीबी के दलदल में, और निकाल करके यहाँ तक लाया। की आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो आपको, आपके समर्थकों को बहुत ये बात खराब लगी होगी कि जिस सीट पर आप जीतते आए हैं वहाँ से ये सीट किसी दूसरे दल को जा रही। हमको विश्वास नहीं था। हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर रूप में देखते हैं। अब रत्नेश सदा तो रोने ही लग गए। एक दूसरे विधायक हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, और वो इस वक्त सीएम आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। 2.5 घंटे से सीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। देखिए आप, सीएम आवास में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। गोपाल मंडल की गिनती नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से होती है, लेकिन इनका भी टिकट कट गया। ये गए नीतीश कुमार से मिलने, समर्थकों को साथ लेकर के गए, लेकिन जब एंट्री नहीं मिली तो बाहर ही बैठ गए कि हम तो जाएंगे ही नहीं। अब इनका दावा है कि कुछ लोग साजिश करके इनका टिकट काटना चाहते हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो अपने सहयोगी के पास आपको लेकर चलते हैं। जी नीतीश चंद्र पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश, इतना घमासान और हैरानी इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार टिकट जिसको सिंबल दे चुके हों उसकी सीट किसी और को अलॉट हो जाए, ये नीतीश कुमार को कैसे नहीं मालूम होगा? आप जरा डिटेल में बताइए, कल हुआ क्या पटना में? देखिए, पहले क्या है कि आधिकारिक रूप से तो सीटें अभी सामने आई नहीं है, लेकिन सीटों पर कौन लड़ रहा है, किस पार्टी को सीटें गई हैं, इसकी लिस्ट एक तरह से बाहर आ गई। फिर बाहर घूमने लगी लिस्ट, और इसके जरिए और अपने कुछ सूत्रों के जरिए नेताओं को भी जानकारी हो गई कि कहाँ कौन सीट किसके पास जा रही है और कैंडिडेट कौन हो रहा है। और जब ये नाम सामने आए, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी पहली बार गठबंधन में है, तो जाहिर है जो 29 सीटें मिली हैं वो जो पहले से जो सिटिंग उम्मीदवार रहे हैं उनमें से भी कई का टिकट उसमें कटा है। तो जब चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों का नाम सामने आने लगा एक एक करके, और उसके बाद जाहिर है बेचैनी बढ़ती गई, और जिस उम्मीदवार को पता चला कि उसकी जो सीट है वो चिराग पासवान को चली गई है, तो वहाँ बेचैनी बढ़ने लगी। और वही हुआ जब रत्नेश सदा, जो कि सोनवर्षा से हैं, सरसा जिले में पड़ती है सोनवर्षा की सीट, उनको जानकारी मिली कि उनकी सीट जो है एलजेपी को चली गई है, तो जाहिर है वो काफ़ी परेशान हो गए। और इसी बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क किया, और नीतीश कुमार को भी हर उस सीट की जानकारी जाहिर नहीं थी। और यही कारण है कि जब उनकी जानकारी में भी जब बात आई कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं और वो सीटें एलजेपी को जा रही है, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को बुलाया और उनको भरोसा दिया। उनमें से एक नाम रत्नेश सदा का भी था, और उनको बुलाकर उन्होंने सिंबल दे भी दिया है। इसी तरह राजगीर की एक सीट है, वहाँ कौशल किशोर जेडीयू के सिटिंग है, लेकिन एलजेपी के खेमे में सीट जाती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर भी परेशानी है। और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई अलग अलग ऐसे जो दावेदार हैं जिनको पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जब उनको ये पता चल रहा है कि ये सीट एलजेपी के खेमे में चली गई है, तो ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया, किसी के आंख में आंसू है तो कोई धरने पर बैठ गया है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन
जो सीनियर लीडर हैं उनका ये कहना है कि आखिरी चरण में बातचीत है और डिप्टी सीएम ने तो खुद बाकायदा ट्वीट करके ये कहा भी है कि सारी सीटें लगभग सुलझा ली गई हैं। नीतीश आप रहिए हमारे साथ, आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें सारा पेज समझने के लिए। समीर जी, कल तो मतलब ये हो रहा था कि सब कुछ सहमति से हो गया है, बीजेपी के नेताओं ने डिक्लेयर भी कर दिया था। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी नाराज जरूर थे लेकिन स्वीकार उन्होंने भी कर लिया था। फिर क्या बदल गया कल से आज तक में? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स जो बिहार में नीतीश से इंस्ट्रक्शन लेकर पटना से दिल्ली की तरफ जब उड़े थे, वो दिल्ली में जब बैठक करने गए तो नीतीश कुमार के जो इंस्ट्रक्शंस थे या नीतीश कुमार से जो सीटों पर बातचीत हुई थी, वहां जाकर उन्होंने बिना नीतीश कुमार से सहमति लिए अपनी तरफ से फेरबदल कर दिया और कई ऐसे सीटों पर उन्होंने समझौता कर लिया जिस पर नीतीश कुमार की जानकारी भी नहीं था और नीतीश कुमार नहीं चाहते होंगे। कल जब बाहर आई और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता बैठक कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के इतने बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, चिराग पासवान उसमें है, उपेंद्र कुशवाहा मांझी है, और जब भारतीय जनता पार्टी 7-7 घंटे बैठक कर रही है इसके बाद, तो आप जब सीटें दे रहे हो, 29 सीटें आप चिराग पासवान को दे रहे हो, 6 जीतन राम मांझी को दे रहे हो, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हो, 101 जनता दल यूनाइटेड को और 101 आप अपने पास रख रहे हो, तो आप ये तय तो करो कि 29 सीटें वो कौन सी आपने दी है। बैठक में सीट फाइनल होना चाहिए, सिर्फ संख्या से क्या काम होता है कि 29 सीटें दे दी गई है। भी तो फाइनल हुई होंगी, हो गई होती तो फिर विवाद नहीं होता। अगर ये सिटी फाइनल हो जाती तो ये विवाद नहीं होता। मुझे लगता है कि सीटों पर, और अभी किसी भी दल ने सीटें सार्वजनिक नहीं किए, न भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों को सार्वजनिक किया। आज 14 तारीख हो गई है, 48 घंटे के बाद तो नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। 72 घंटे के बाद 17 तारीख के लास्ट डे नॉमिनेशन है फर्स्ट फेज की। 72 घंटे का समय है। न अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची सार्वजनिक करी है, न अभी नीतीश कुमार ने की है, न अभी चिराग पासवान ने किसी ने की है। सब अपने अपने लोगों को मिलाकर सिंबल दे रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि ज्वाइंट पत्रकार वार्ता करते, आप सूची जारी करते कि ये सीट दी जा रही है। और मुझे लग रहा है वो ज्यादा ठीक था। यह बता रहा है कि इस तरीके से, मुझे लग रहा है कि संजय झा इस पूरे प्रक्रिया के अंदर एक विलेन के रूप में पार्टी के अंदर उभर के आए। जो सांसद ने इस्तीफा दिया उन्होंने संजय झा पर आरोप लगाया है, जो गोपालगंज के विधायक बैठे हैं उन्होंने संजय झा पर आरोप लगाया। नेताओं की, मतलब सांसद, विधायक, सिटिंग एमएलए, दावेदार, इनकी नाराजगी तो हर चुनाव में होती है, समझ में आती है। नाराजगी नीतीश कुमार की ना समझ में आती, मतलब अगर ये बात सच है जो सब कह रहे हैं तो नहीं, कैसे सच माने? हाँ भाई, सच मानने के लिए कोई तो एक प्रमाण चाहिए ना। अगर वो नाराज होते तो कुछ नहीं तो अजय मंडल को बुला के घर में सोफे बिठा चुके होते। अगर वो नाराज होते तो ये गोपाल मंडल जी जो बाहर अपना चप्पल उप्पल उतार के बढ़िया 2 घंटा से बैठ गए हैं तो इनको बुला लिया होता। और संजय झा का 1 घंटे पहले का सिंबल दिया, मैं वही कह रहा हूँ। संजय नहीं, सिंबल भी जिसको दिया है अभी वो भी किसी को पता है क्या? सिंबल भी किसी को सार्वजनिक है? अभी 1 घंटे पहले संजय झा लिख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक एक चीज पर खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से खुद बात कर रहे हैं और फिर बड़ा डिटेल में कह रहे हैं कि हम लोग तो सीटों की संख्या भी घोषित कर चुके हैं, कौन किस सीट पर लड़ेगा संभवतः आज शाम तक वो भी फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, चिराग पासवान और जेडीयू यानी एलजेपीआर और जेडीयू, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत भयानक झगड़ा है। मतलब वो झगड़ा 2020 से जो चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है। दोनों को ये लगता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट था, हमारी जो संभावनाएं, जो उम्मीदें थी, उसको दूसरे ने खत्म कर दी। अब ये जो 29 हुआ है ये किसी को भी नहीं पच रहा है। विद इन बीजेपी जो हर कोई चिराग को पसंद करता है उसका भी ये मानना है कि 20 से 25 के बीच में सीट होनी चाहिए, हाईयर एंड पे भी 25 होना चाहिए था। अब जाहिर है ये अगर 20 से 25 की बजाय 29 हो गई तो 8 से 9 सीटों का मसला हो गया और 9 सीटें सीधे सीधे हैं जो नीतीश कुमार की सीटें हैं जो उधर चली गई हैं और नीतीश कुमार के लोग बहुत नाराज हैं। अब होता क्या है कि प्रत्याशी तो तैयारी करके बैठा है। एक मंत्री जी हैं जिन्होंने बाकायदा नामांकन के लिए अपना वो भी छपवा लिया था, बैनर पोस्टर छपवा लिया था और बैनर पोस्टर छपवा के उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइएगा। अब उनको जब मिला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? मतलब उन्होंने सब कर दिया था, उन्होंने बाकायदा जगह का नाम दे दिया था, नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा वो बाकायदा लिख दिया था उन्होंने, मंत्री जी हो। अब सवाल यह है कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि रणनीति क्या चल रही है। जब गठबंधन में, महागठबंधन की बात कर रहा हूं, उनके सीटें तक नहीं तय हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, या एनडीए की कह लें, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों कहें, कि अंतिम समय तक यहां स्थिति ऐसी की जाए कि कोई बड़ा आदमी भाग के दूसरी तरफ न जा पाए। छिटपुट तो लोग आएंगे जाएंगे। और मैं तो अजय मंडल जी का समझ नहीं पाया कि वो इजाजत मांग रहे थे। ऐसी कौन सी इजाजत है? कोई नाराजगी जताने की बात है और क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है भाई, आप समझिए इसको। सांसद जी हैं, 6 विधानसभा उनके अंडर में आती है, 2 विधायक तो उनका अपना आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगली बार फिर टिकट कौन दिलाएगा?
ये बड़ा यही कह रहे हैं साइकिल लोग होता है। भी, तो वो सिर्फ यही चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एनडीए कैंप से दो खबरें आपको और देता हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ये जितना भी घमासान चल रहा है, इस सब के बीच बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय कर लिए हैं और सोमवार को 48 नेताओं को नामांकन की इजाजत भी दे दी, क्योंकि इन सीटों पर कोई विवाद नहीं था। पार्टी ने इस बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। वो सिवान से लड़ेंगे, वो फिलहाल विधान परिषद से आते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से, मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से, संजय सरावगी दरभंगा से, जीवेश मिश्रा जाले से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। ये पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों से जीते भी थे। उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से लड़ेंगे। कई विधायकों को भी उन्हीं की सीटों के टिकट कंफर्म कर दिए गए हैं। मंत्री रहे सुनील कुमार पिंटू अब जेडीयू में चले गए थे, सोमवार को वापस बीजेपी में आ गए और इनको सीतामढ़ी से उम्मीदवार पार्टी ने बना दिया है। एक दो दिनों में ये अपना नॉमिनेशन कर लेंगे। और रविवार को एनडीए के घटक दलों के बीच सीटें बंटी थी। उप मुख्यमंत्री रहे किशोर प्रसाद कटिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। अब नाराजगी केवल जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में भी है, जो भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे। पच नहीं रहा है लोगों को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिकट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने यह तो नहीं बताया कि किस सीट को लेकर वो नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की जुबान बनना जरूरी है। गिरिराज जी, क्या मतलब है इस ट्वीट का? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये गठबंधन पर जो लोग कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने देखा है स्ट्राइक रेट की बात चाहे आरजेडी के लोग करें चाहे अन्य लोग करें कि मेरा स्ट्राइक रेट 2010 में मैंने देखा है। जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ रहा था। 141 सीट पर नीतीश कुमार लड़े थे और 102 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा था। बीजेपी का था 91, 89 था नीतीश कुमार। दोनों को मिला दे तो 85-86% का स्ट्राइक रेट था पूरे बिहार के सीटों को। 5 सीट 10 सीट पर स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता है। 5 में जब पांचों जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट कहने का अधिकार तो उनको मिल ही जाता है। अब भाई कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जरूरत है कि स्ट्राइक रेट अगर देखना हो तो देखे 2010 का, और लोग फील गुड में भी न रहे। फील गुड अटल जी के समय बड़ा नुकसान दिया था और अभी जरूरत है कार्यकर्ताओं की जुबान बनना नेताओं को। अब नीतीश चंद्र ने ही बात की थी इनसे। नीतीश, अब इन्होंने तो नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन आपने अपने सवाल में पूछ ही लिया। चिराग पासवान कहते हैं ना कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट था, तो इनका जो ये गिरिराज जी का जो ये उलाहना था स्ट्राइक रेट का, उन्हीं के लिए था। इनकी भी नाराजगी ये है कि इनको इतनी सीटें क्यों? बिल्कुल, हर कोई समझ सकता है उनके ट्वीट की भाषा को देखकर कि वो किसके लिए कर रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान ही ये दलील हमेशा देते रहे कि देखिए हमारे 5 सांसद हैं और पांचों जीते, यानी 100% स्ट्राइक रेट। दरअसल गिरिराज सिंह का एक उम्मीदवार था जो इस बार चुनाव में बीजेपी का दावेदार था। गिरिराज सिंह के काफ़ी करीबी हैं संतोष कुमार। वो ब्रह्मपुर से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा था। बीजेपी के कोटे में ये सीट जा भी रही थी, लेकिन खबर जब ये आई कि वो चिराग पासवान के पास चली गई है सीट, तो जाहिर है गिरिराज सिंह इसको लेकर काफ़ी नाराज हो गए और मोटे तौर पर उस सीट को लेकर ही गिरिराज सिंह नाराज हैं। और इसी बहाने चिराग पासवान का नाम लिए बिना वो ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्राइक रेट की दुहाई देकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। और जाहिर है इससे आगे बढ़कर भी उन्होंने कहा कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें, कि फील गुड में ना रहें, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तक की बात कही है। तो उनकी नाराजगी जो है, जाहिर है हर चुनाव में बड़े नेता अपने अपने कुछ उम्मीदवार होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि उनको टिकट वो दिलवाएंगे। तो ऐसे में जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है तो जाहिर है वो ठीकरा जाहिर है चिराग पासवान पर ही। आपकी जरूरत मुझे भी महागठबंधन को भी समझने के लिए पड़ेगी सर, लेकिन एक चिराग ने इतने दिल बुझा दिए। सबकी रोशनी गायब हो गई। सबकी रोशनी गायब हो गई है। देखिए, चिराग को लेकर पहले से ही चल रहा था। जेडीयू ने तो पहले ही साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी निपटना है आप उनसे निपटिए, हम लोग उसमें डील नहीं करेंगे।
तो निपट लिए तो फिर नीतीश जी नाराज हो गए। लेकिन निपटने का मतलब ये थोड़ी कि आप जेडीयू की निपटा ही सीटें- दो। हाँ, निपटा ही दो उनको। और 12 सीटों का जैसे नीतीश ने कहा तो उनको ज़्यादा जानकारी, मुझे जानकारी थी कि 9 सीटें जो है जेडीयू की वो उनको चिराग जी को दी गई है, लेकिन नीतीश 12 कह रहे तो 12 ही होगी। मुझे जानकारी थी 9 सीटें उनको दी गई है। देखिए, जब ये सीटों का बंटवारा हो रहा था, आप उस जो टीम है उसको देखिए। उस टीम में संजय झा एक तरह से जेडीयू की तरफ से अकेले पड़े हुए हैं, और वहाँ बैठे हुए हैं अमित शाह, वो बिहारियों से भी भारी है, एक बिहारी से ऊपर भारी है। तो नीतीश कुमार जी के लिए कहा गया, संजय जी का भी हर्ष जी ने बताया कि उनको सब कुछ पता है। उनको क्या पता है? न वो सीट बंटवारे में है, न टिकट बंटवारे में है, न कहीं पर है। यदि नीतीश कुमार वहां पर बैठते उसमें सीट बंटवारे के उसमें, तो शायद ये नहीं होता। इस सारी डेलिब्रेशंस में नीतीश कुमार कहीं नहीं कहीं नहीं है। तो इसलिए संजय झा ही देख रहे हैं मोटे तौर पर। तो उस वजह से भी ये गड़बड़ हुई है। बीजेपी में भी इस बात को लेकर गड़बड़, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नहीं चाहते कि चिराग पासवान ताकतवर बने। ठीक है। वैसे ही 29 सीटें देकर, जो उनको भी शायद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एलजेपी से मेरी बातचीत कल परसों हुई थी नेताओं से, तो वो भी समझ रहे थे 25 सीटें मैक्सिमम मिलेगी। एलजेपी वाले खुद कि 25 सीटें, हाँ, मतलब वो तो मांग तो 40 के लिए कर रहे थे, लेकिन 25 सीटों का उम्मीद थी। और ये सीटों, ऐसा होता नहीं है कि नहीं हो, सीटों जिनके टिकट कटते हैं वो नाराज भी होते हैं, ये सब भी होता है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो गया। और जो पार्टी की सीटें जो कट गई हैं, उससे बड़ा झगड़ा हुआ। प्रोफेसर साहब आगे स्टूडियो में, स्वागत सर आपका। झगड़े की मूल जड़ क्या है, चिराग या कुछ और? नहीं, मुझे लगता है चिराग बहुत बड़े फैक्टर हैं इस झगड़े के जड़ में। और कई ऐसी सीटें थी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, अरवल की सीट जो है, जहानाबाद की सीट जो है, ओबरा की सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जो चिराग को वाकई नहीं जाना चाहिए था, और उस पर चिराग को वो सीटें दे दी गई हैं। जेडीयू ने भी अपनी सीटें दी हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी दी हैं। वो तो गोविंदपुर की भी सीट पर एक ढंग से उन्होंने अपना खम्भ ठोक रखा था कि ये सीटें भी हमको दिया, और उसे मूछ का सवाल बना लिया था, लेकिन वो सीटें खैर वहाँ पर उनको नहीं मिली है। लेकिन मूल बात यह है कि जो चिराग ने जिस प्रकार से एक ढंग से प्रेशर टैक्टिक्स को प्ले किया, और उससे भारतीय जनता पार्टी जो उसको कंसीड की, मुझे लगता है कि वो कारण रहा कि वो मांझी को भी दर्द में आया, वो जो है वो बाकी अन्य घटक के भी रहा, और साथ साथ नीतीश जी का गुस्सा ये इस बात को लेकर के है कि जो सीटें उनकी सीटें हैं वो भी चिराग लेकर के चले गए। वो निगोशिएशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि शुरू में कहा कि उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आप अपने देख लीजिए कि इतनी सीटों पर आप लड़ते हैं और बाकी सीटों पर कितने सीटों पर आप उनको मना करके लाते हैं। लेकिन मनाने के चक्कर में सीटें ज्यादा, शुरू में भारतीय जनता पार्टी और इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं या हम तीसरे नंबर पर आए हैं, वो सीटें हम उनको दें और कहें कि भाई आप इसमें कंटेस्ट कीजिए। ऐसी सीटों पर आप जीती हुई सीटें, लेकिन जीती हुई और अपनी सिटिंग सीटें तक भी दे दी गई है। वो बड़ा ये हुआ। आज ये एनडीए में आज सीट शेयरिंग ऑफिशियली डिक्लेयर होती है कि नहीं होती है? नामांकन को केवल 4 दिन बाकी हैं, लेकिन महागठबंधन में भी सीट का बंटवारा नहीं हो, यहां तो नंबर भी सामने नहीं आया। एनडीए में कम से कम नंबर तो आ गया, भले ही उसको लेकर के नाराजगी हो रही हो, लेकिन महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के दिल्ली आने के बावजूद बवाल जारी है। सीट शेयरिंग में देरी के बीच सबके दिलों की बेचैनी बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब यह कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की उम्मीद है, लेकिन कोई स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तय करने लगेगी। कल तेजस्वी यादव दिल्ली आए, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं मिले और पटना लौट गए। उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल से, और उसके बाद लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। लालू यादव ने जैसे परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार को और मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल दे दिया। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र को, साहेबपुर कमाल से ललन यादव को सिंबल दे दिया। संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया। और जैसे ही तेजस्वी दिल्ली से पटना लौटे, बांटे गए ये सिंबल वापस लेने की खबर भी सामने आने लगी। तो ये क्या माजरा था, ये अभी भी समझ नहीं आया। लेकिन झगड़ा कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है या बाकी सब के बीच भी अभी सहमति बनना बाकी है, ये है बड़ी खबर।
टिकट के बंटवारे में देरी पर आरजेडी में बहुत नाराजगी है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर दी। उन्होंने एक्स पर एक कविता के सहारे अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। यह आरजेडी के सांसद ने लिखा कि इतना मत खींचो कि टूट ही जाए धागा। शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। वो तो है ही शायर। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। शहर जल रहा है, मतलब आग लग गई है। तो ये उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया। अब इसकी वजह क्या है ये जरा हम समझे। देखिए, कल तो यहां तक भी खबरों में ये सब चलने लगा था मीडिया सर्कल्स में कि कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि हम तैयारी कर लीजिए, अकेली भी लड़ना पड़ेगा तो हम अकेली भी लड़ लेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बड़े नाराज होकर के उठे थे जो उनकी बैठक केसी वेणुगोपाल के साथ हुई, और कहा कि यूं गठबंधन नहीं चल सकता, और फिर वो वापस आ गए। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि इसमें राहुल गांधी का निर्देश ये है कि आप पूरी मजबूती के साथ बार्गेन कीजिए, अपनी मजबूत सीटें मत छोड़िए, नंबर के चक्कर में मत पड़िए। जितनी ज्यादा से ज्यादा जीतने वाली सीटें आप ले सकते हैं उस पर हार्ड बार्गेन कीजिए। अब अंदर और क्या खाने क्या चला, नीतीश चंद्रा आपको बताएंगे। नीतीश, दो बातें हैं इसमें। तेजस्वी यादव की दिल्ली में क्यों ये राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग नहीं हुई? क्या वहां कोई नाराजगी की बात आई सामने? और तेजस्वी यादव लालू यादव सिंबल बांट रहे थे कल, तो वीडियो उसके उन्होंने जारी कर दिए थे। जी हाँ, चूंकि बहुत देर हो रही थी और सबको पता है नॉमिनेशन में अब काफ़ी कम वक्त बचा है, और लालू यादव ने सिंबल ऐसे उम्मीदवारों को दिया जहां पर ये लगभग तय है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है आपस में घटक दलों के बीच में, और इसलिए उन्होंने सिंबल बांटा भी। हालांकि ये कहा गया कि बाद में जब तेजस्वी पहुंचे तो सिंबल लेने की बात आई, लेकिन ये बात मैंने चेक किया, ये गलत है। किसी का सिंबल नहीं वापस लिया गया है, और जिन लोगों को सिंबल दिया गया था उनमें से कुछ लोगों ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। अब रही बात नाराजगी की, तो जाहिर है घटक दलों के बीच जो अब नाराजगी है उसमें सीटों की संख्या का मामला तो है ही, साथ ही साथ कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर भी झगड़ा है, और एक दूसरे की सीटों पर दावेदारी हो रही है। कांग्रेस की जो कुछ परंपरागत सीटें हैं उन पर आरजेडी का दावा है, जैसे कहलगांव पर है, फिर बछवाड़ा की सीट है, जाले की सीट है, माले की जो कुछ सीटें हैं जो जीती हुई सीटें हैं, आरजेडी चाहती है कि इस बार वो सीटें आरजेडी को मिल जाए। माले उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सीटों पर कौन लड़ेगा इसको लेकर विवाद है, और जाहिर है इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे रात, तो उन्होंने ये मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है कि आज रात तक या फिर कल तक सारे विवाद जो सुलझा लिए जाएंगे, और फिर जो सीटों का बंटवारा है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक, नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। अब काफी बातें नीतीश ने आपको बताई, कुछ एक जानकारियां मैं भी आपको दे देता हूं कि टिकटों का पेंच जो है महागठबंधन में ये फंसा हुआ क्यों। दरअसल कांग्रेस कम से कम 60 सीट लड़ना चाहती है, आरजेडी उसको 50-55 से ज्यादा देना नहीं चाहती है। वजह यह है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीट लड़ी, जीती केवल 19, और कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट के कारण लालू यादव इस बार बहुत सतर्क हैं। अब दूसरे एक और सहयोगी हैं मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के, उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये भी अभी तक साफ नहीं है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम भी बनूंगा। आरजेडी वीआईपी को 18 सीट देने के लिए तैयार है। आरजेडी ने यह भी शर्त रखी है कि इसमें वीआईपी के उम्मीदवार केवल 8 सीटों पर होंगे, बाकी 10 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार देगी। हालांकि मुकेश साहनी ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बीमारी का इलाज हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैक चैनल से मुकेश साहनी एनडीए के भी संपर्क में है, और एनडीए में अगर वो आते हैं तो चिराग पासवान को जो सीटें दी गई हैं, कुछ सीटों की छटनी वहां से भी हो सकती है। मुकेश साहनी की बात आपको सुनाते हैं। डॉक्टर को साथ ही लेके आ गए, ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। इन्होंने पहले कहा गठबंधन की तबीयत नासाज है, फिर कहा डॉक्टर दिल्ली में है, तो लोगों को लगा शायद राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। फिर जब आप जिन्होंने कहा कि हम लौट आए हैं, डॉक्टर को भी साथ ले आए, तो लगा शायद तेजस्वी यादव की ये बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ये डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं सेकंड ओपिनियन तो नहीं ले रहे किसी और डॉक्टर से, किसी और अस्पताल के डॉक्टर से। सवाल ये है कहीं एनडीए के साथ भी इनकी कोई बातचीत चल रही हो। इसकी बात एक सेकंड में करता हूं। कई बार एक होता है ना कि जैसे आपको बीमारी कोई भी है बहुत गंभीर हो जाए तो आप 2-3 जगह पूछते हैं, वो अलग होता है। लेकिन जब मन बना लेते हैं कि भाई अब तय हो गया, अब सर्जरी होनी है,
तो आप एक अच्छा डॉक्टर और हॉस्पिटल खोज के वहां चले जाते हैं। जो पहले वाली रिपोर्ट होती है वो सिर्फ लिए जाते हैं बस, उससे क्या होता है। चलिए इन्हीं की बात कर लेते हैं पहले, ये पाला बदलेंगे क्या? नहीं देखिए एक बात, अच्छा मैंने पहले बोली है शायद कि नहीं बोली, लेकिन मैं ये मानता हूं भाई वो वीआईपी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। बाकी लोगों का अपना है लेकिन वो वीआईपी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। और देखिए उनका जो आत्मविश्वास है वो अगर देखें तो लग रहा है कि वही अकेले हैं जो मतलब उनको पता है कि कितना क्या उनके साथ होना है। इनका कितना वोट है? 2-3%? 2% के ऐसे ही होगा, अधिकतम ऐसे ही है, और वो भी बड़े छोटे इलाके में है। मतलब वो गंगा की बेल्ट में बड़े छोटे इलाके में है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े इलाके में इनका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्पेशल फ्लाइट से ले जाकर के पिछली बार जो है जब अपने साथ रखा था तो बहुत इज्जत नवाजा था, और भारतीय जनता पार्टी को बार्गेन के चक्कर में ही छोड़ करके वो सर ऐसी इज्जत से पेट नहीं भरता ना। सर संगीत जी कह रहे हैं बहुत इज्जत दी थी, ऐसी इज्जत दी थी कि बाद में सारे विधायक अपने पास ले लिए थे उनके। किनके? उनके सैनिक के सारे विधायक बीजेपी में चले गए। एक करके। नहीं तो ये तो देखिए वो भी वही कह रहे हैं ना। देखिए अमित शाह से सबने सीखा है, तेजस्वी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 18 सीट दे देंगे, 8 अपने लड़ाओ 10 हमारे लड़ाओ। कल को मान लो कि कुछ मन बदला तो आसानी होगी। लेकिन 18 तो बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल में। नहीं ये तो हर्षवर्धन जी बीजेपी भी कर रही है। हाँ जाहिर है, कई ऐसी सीटों पर जो है उनके कैंडिडेट, देखिए जो निगोशिएशन हुआ उसमें 140 सीटों पर लड़ रही उनको पता था कि चिराग पासवान के पास वो सारे बहुत पावरफुल कैंडिडेट्स नहीं है वहां पे। वो हालत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। देखिए इसको क्या करिएगा, 20 के चुनाव में चिराग जिन सीटों पर लड़ रहे थे तो उसकी सारी कमान एक भारतीय जनता पार्टी से संघ के पुराने प्रचारक जो भाजपा में चले गए और अब अभी भी भाजपा के पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो लड़ रहे थे। वो चुनाव भी लड़ाए और चिराग जी के साथ भी गए। तो पिछली बार भी कहा उनके चिराग जी के पास। पहले एक लाइन की बात ये जाननी है, क्या मुकेश साहनी वाकई एनडीए से भी बात कर रहे हैं? कोई ऐसी सूचना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी संभावना लगभग अब खत्म हो गई, क्योंकि अगर एनडीए में आना होता तो पहले ही उनको लेके उनकी सीटों को एडजस्ट किया था। अब अगर मुकेश साहनी को अगर लेके आएंगे तो ऐसे 1-2 सीटें वाले तो मुकेश साहनी है नहीं, कम से कम 8-10 सीटें देंगे। तो आप 8-10 सीटें ना भारतीय जनता पार्टी मुझे बताइए सर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ दिल्ली में? देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जरूर आए थे, तेजस्वी यादव ने कोशिश की थी कांग्रेस से, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने से उनकी बात हुई और केसी वेणुगोपाल ने बता दिया कि भाई कृष्णा अल्लावरू ने जो हमें बिहार को लेकर फीडबैक दिया है, पार्टी उसी पर चलने वाली है। मतलब प्रदेश संगठन ने जो फीडबैक दिया है, जो प्रदेश के प्रभारी ने जो फीडबैक दिया है, उसी की लाइन पर दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व चलने वाला है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और इस बार जो कृष्णा अल्लावरू ने सीटों के ऊपर जो काम किया है वो बहुत बेहतर तरीके से किया है। और जितने वाली सीटें जहां कांग्रेस बहुत बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उन सीटों की सूची सौंपी है कि कम से कम 65 सीटें हमें चाहिए, और 65 नहीं तो 60 के नीचे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब वो 60 पे अड़े हुए आरजेडी कह रही है कि आप 52-55 सीटों पे मान जाइए। फिलहाल मुझे लगता है मामला फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां संगठन के हिसाब से अपने आप को मैनेज किया है और कांग्रेस जिस तरीके से इस बार स्ट्रांगली खड़ी है, यह तय है कि अब 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लिए। शाम तक 60 सीटें कांग्रेस को मिलने की स्थिति आ जाएगी। ये राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल पाए? नहीं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी इन्होंने, निश्चित रूप से की थी। अब राहुल गांधी को लग रहा होगा कि भाई प्रदेश संगठन ने जो कहा है उसी लाइन पर हम चलेंगे। और जब तेजस्वी को लगा कि प्रदेश संगठन से ये आगे बात नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि प्रदेश संगठन ने जो फीडबैक दिया है या 60 सीटों का जो है राहुल गांधी से मिलने पर यह 55 सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा, 5-6 सीटें राहुल गांधी कम करके मान जाएंगे। उन्हें लगा कि यहां पर कोई बहुत बात बनेगी नहीं और यहां रुककर बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, तो वो अपना मामला बिहार कांग्रेस का जो फीडबैक है, जो वो चाहती है, उस पर अब बिल्कुल पार्टी उस पर अड़ी हुई है। देखिए कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है, पोजीशन लिया है कि देखिए हमारे और आपके बीच में गठबंधन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार से आपने पिछली बार हमको गठबंधन में ये किया था, सीटों का चुनाव किया था, उस ढंग से नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस बहुत साफ साफ करे कि देखिए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हमसे गठबंधन किया, उनको भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ। और इसलिए जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत सतर्क है। उसका ये कहना है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आप अकेले पोलराइज नहीं करेंगे, यदि हम नहीं होते हैं तो ये पूरा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट नहीं करेगा और फिर आपको जो है वो विधानसभा चुनाव में वो आपकी जो परफॉर्मेंस, जो पिछली दफा भी परफॉर्मेंस था, वो नहीं होगा। इसलिए ये एक ढंग से हार्ड बार्गेनिंग की तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये जरूर बात छुपी हुई है कि जब तक इन रीजनल पार्टी के साथ हम बराबरी के दर्जे के तौर पर नहीं खड़े होते हैं, तब तक हम आगे की राजनीति, बड़ी राजनीति नहीं संभव कर पाएंगे। ये मूल में है। सर
नहीं, कांग्रेस इस बार हार्ड बार्गेनिंग कर रही है, ये तो ठीक बात है। एक तो मुकेश साहनी जी के लिए मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, आप बिना उप मुख्यमंत्री के बिना उनको मत बोला कीजिए। जब तक सरकार नहीं बनती, जब बनेगी तब देखी जाएगी, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा किसी ने सशक्त दावेदारी, हाँ, भावी उप मुख्यमंत्री, तो वो है। नहीं, और आपने कह दिया है तो फिर तो उनके बाद आपने कह दिया तो अब तो हम लोगों को उप मुख्यमंत्री मुझसे मुकेश सहनी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का देखिए, एक तो ये जो बार बार बात की जाती है ना, वो एक ऐसा लगता है वन साइडेड है कांग्रेस को लेकर। 19 सीट्स की हम उनका जिक्र करते हैं कि 19 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और 70 में से उसने सारा स्ट्राइक रेट बिगाड़ दिया। 47 सीट्स पर वो रनर अप थी। रनर अप होना कोई कमजोर बात नहीं होती किसी भी इलेक्शन को, और जितना सीट बंटवारा होता है वो जीती हुई सीटें और रनर अप सीटों को मिलाकर ही होता है। अब यदि उनको देखा जाए, माननीय चिराग पासवान जी को, वो तो एक ही सीट जीते थे, लेकिन 67 हरवाई थी। हाँ, तो फिर वो रनर अप भी थे बहुत सारी सीटों पे। वोटों का परसेंटेज देखिए ना, 10% के आसपास कांग्रेस पार्टी को पिछली दफा कांग्रेस को, तो इसलिए वो 47 सीटें और 19 सीटें, करीब करीब 65-70 सीटों पर वो हो जाती है मजबूत, कमजोर नहीं है ऐसा। नहीं, जो मैं बस एक लाइन की बात, जो कांग्रेस चाह रही है, इतना उसका ग्राउंड है वहां, इतना आप मानते हैं इतना ग्राउंड? मतलब 2020 के इलेक्शंस की बात, उससे तो बेहतर ही हुआ है। जो पिछले बार के मुकाबले में बेहतर हुआ है। कृष्णा अलावरू जो है उन्होंने बहुत काम किया है। राहुल गांधी जी की जो वोट अधिकार यात्रा है उससे 1% 2% जो भी होगा, नुकसान तो नहीं हुआ उनका। तीसरी बात है, जो माइनॉरिटी वोट की बात जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, वो माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को लगता है कि उनके पास है, और ये सच है। यदि वो दोनों साथ साथ नहीं चले तो उसका नुकसान महागठबंधन को होगा। आरजेडी को भी जरूरत है, आरजेडी को भी जरूरत है कांग्रेस की। क्या लग रहा है झगड़ा इसमें? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है। मैं तो एक लाइन में कहता हूं, इसका बहुत लंबा विश्लेषण किया जा सकता है। आज देश में मुसलमानों की पहली प्राथमिकता के नेता कौन है? वो भाई साहब हैं जो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। राज्यों में भी, राज्यों के चुनाव में भी भारतवर्ष आप ये देखिए, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, आसाम के अंदर बदरुद्दीन वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको समझिए, आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 11 के 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ रही थी। ये आप समझ रहे हैं? जिसमें लोकसभा में 10 लाख वोटों की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं विधानसभा की बात, इसलिए मैंने विधानसभा स्पेसिफिकली पूछा। विधानसभा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस का चेहरा, और यूं ही नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा वो फिलिस्तीन का बैग लेके जाती हैं, यूं ही नहीं सोनिया जी देश के अखबारों में गाजा पर लगातार लेख लिखती हैं, यूं ही नहीं उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा होती है। आप इसको समझिए, उनकी मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, और वो ये भी मैसेज दे रहे हैं। अब थोड़ा मतलब वो वीडियो चला देना चाहिए ऐसे समय में, वो इमरान मसूद साहब वाला, कि ये समय आ गया है जब छोटी छोटी कश्तियों में जो लोग हैं वो बड़े जहाज में आ जाएं, वो डूबेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश, तेजस्वी, ये सारे जो लोग हैं इन सबसे बाहर आ जाइए। और कांग्रेस अगर पार्टी के तौर पर कहें तो बिल्कुल मैं उनकी रणनीति को कहता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अब आपको जो करना था आपने कर लिया। आप हार्ड बार्गेन करिए सीट के लिए और एक साथ मजबूती से चुनाव में जाइए, आपको अवसर मिल जाएगा तो कल को आप फिर से नए सिरे से तैयारी करिएगा। लेकिन बिना राहुल के तेजस्वी की संभावनाएं कितनी शून्य होंगी वो आपको 2015 के चुनाव समझना चाहिए। जैसे नीतीश जी उधर चले गए थे ना, अगर ये चले जाएंगे तो 40-50 सीट पाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई आधार है इस मांग के पीछे, इस अड़ने के पीछे? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आरजेडी नहीं जाती है तो आप देखेंगे कि आरजेडी जो है वो 40-50 सीटों पर जाकर के सिमट जाएगी। सत्ता में आने की बात तो दूर की कौड़ी हो जाती है, और ये इस बात को कांग्रेस पार्टी बाखूबी जानती है। उनको पता है, वो बार बार वो याद दिला दे रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लोग मोबिलाइज किया, तेलंगाना में मुस्लिम लोग एक मुस्त होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ आया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया, आसाम के अंदर एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया। आप मालेगांव को आप ले लीजिए, मालेगांव के अंदर जो है वो सेंट्रल मालेगांव में एक मुस्त होकर के पार्टी के साथ आया है। तो ये आप मत समझिए कि माई फैक्टर के अंदर जो है वो सिर्फ आपके कारण जो है वो मुसलमान आपके पास वोट नहीं आ रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी वहां पर कंटेस्ट करती है तो आपके लिए डैमेजिंग होगा। अब ये मुस्लिम वोट से जुड़ी एक खबर आपको मैं और बताता हूं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले
बुरके पर वोटिंग पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि नए नियमों के तहत बुर्का पहनकर जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आती हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया जाएगा। सत्यापन करने के बाद ही उनको मतदान करने दिया जाएगा। ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने बिहार में। अब सपा कह रही है कि यह संविधान और खुद चुनाव आयोग के नियमों के ही खिलाफ है और इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। एक्चुअली समाजवादी पार्टी हर चुनाव से पहले बुरका में जो महिलाएं आती हैं उनके चेहरे का सत्यापन किया जाए, वोटर आई कार्ड से मिलान किया जाए, इसको मुद्दा बनाती है। बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाती है। अब बिहार में लागू हुए इस नियम को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज किया है। वैसे आप देखें, अगर तो जो नहीं पहन के जा रहा बुरका, वो भी जब अपना कार्ड दिखाता है बाहर सुरक्षाकर्मी को या अंदर जो वोट डलवाने वाले अफसर बैठे होते हैं, अधिकारी, वो भी पहले आपका आई कार्ड देखते हैं, फिर आपका चेहरा देखते हैं ना। वो सब लोग देखते हैं कि वही व्यक्ति आया है कि नहीं आया है, लेकिन इस पर ऐतराज हो रहा है। अच्छा, बुरके वाली महिला वोटर्स की जांच सपा को मंजूर नहीं है और इनके सत्यापन को वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत आप ऐसा कोई आदेश जो है वो जारी कर सकते हैं। समीर जी। नहीं, समाजवादी पार्टी का ये कहना तो ठीक है कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है चुनाव आयोग के इसमें कि भाई बुर्का पहन के जो महिलाएं आएंगी उसकी चेकिंग होगी बुर्का हटा के, लेकिन प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना। अगर ये शक है, अगर ये लग रहा है और कोई पार्टी इसकी शिकायत कर रही है और ये चुनाव आयोग को लग रहा है कि भाई बुर्के की आड़ में वोटों का खेल किया जा रहा है, किसी के नाम पर कोई और वोट करके जा रहा है, तो अगर 100 में से अगर 25 महिलाओं की अगर चेकिंग हो जाए तो उसमें क्या गलत है? चुनाव आयोग ये तो नहीं बोल रहा कि हर बुर्के वाली महिला को हम चेकिंग करेंगे। जहां उनको शक होगा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या? इसमें कोई अपमान थोड़ी है किसी का। नहीं, आप पहचान तो सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग नहीं करता। जहां चुनाव आयोग को लगता है कि भाई यहाँ संभावना है होने की, वहां चेक करता है, तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। 100 में से अगर 25-30 महिलाओं को भी अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो उसमें भी अगर आपत्ति किसी दूसरे धर्म की महिला भी अगर जो है मान लीजिए चेहरा बुर्का शब्द नहीं है, चेहरा ढक के आ रही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वोटर आई कार्ड से चेहरे का मिलान तो है, ये किसी को प्रयोग कर रही है चुनाव आयोग। मसला नहीं है ना, ये तो पहचान का मसला है। एग्जैक्टली, आईडी होनी चाहिए और सारे जगह पर, केवल वोट के लिए नहीं, आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं और जगह जाते हैं, कहीं सिक्योरिटी जोन में भी जाते हैं तो वहां पे एयरपोर्ट में घुसने देता है कोई आपको? तो पहचान करते ही है। और तो इसमें पहचान और बुर्का लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वोट आईडी कार्ड को उसके साथ जोड़ना है, आपके चेहरे के साथ। कोई भी व्यक्ति, पुरुष महिला, किसी भी धर्म का, अगर चेहरा छुपा रखा है, महिलाएं उसको देख रही हैं, ये भी नहीं है कि भाई कोई उस तरह की बात हो रही है। पुरुष भी अगर पूरे चेहरे पे बांध के जाएगा तो क्या उसको जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। चेहरा लपेट, कई बार चेहरा नहीं मिलान होता है तो वो अलग बैठा देते कि एक बार देखते बाद में बात करते हैं आपके साथ। तो मुझे लगता है कि इसको बेवजह सांप्रदायिक बनाया जाता है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। और अगर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरके के नाम पर ये हो रहा है, तब तो आप जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हर हाल में, चाहे बुरका हो, चाहे घूंघट हो, चाहे रुमाल हो, चाहे तौलिया हो, चाहे गमछा हो, कुछ भी चेहरा जो ढक रहा है उसका चेहरा देखना चाहिए, मिलान करके ही आगे देना चाहिए। और नहीं है नियम तो चुनाव आयोग को ये नियम एक लाइन का डाल देना चाहिए। नहीं, इस बार तो बना दिया ना। इसको आप आईडी के हिसाब से जोड़ी ना, आप इसमें सब चीजों को जोड़ते हैं तो अलग तरीके से लिया जाता है उसको। देखिए, उसमें प्रावधान है कि आपकी जो वोटर आई कार्ड है उसको चेहरे से मिलाया जाएगा। आपकी वोटर आईडी कार्ड करके वो चेहरे से नहीं मिलाया जाएगा तो किसी की वोटर आईडी कार्ड लेकर के कोई भी जाकर के वोट देना है। तो पहचान प्रमाणित करने के लिए वहां पर जो बैठे हुए हैं लोग, अधिकारी, वो इस चीज को मिलाते ही हैं। अब इसमें बुर्का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो जानबूझ करके उन्होंने इस चीज को प्रयोग किया है ताकि जानबूझ के पोलराइज किया जा सके चुनाव को। मुझे और इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। नहीं, मांग भी ऐसे ही हुई थी। ये मांग बीजेपी की तरफ से शायद दिलीप जायसवाल ने की। राजीव कुमार जी का बयान है, तो जो पहले चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार के पहले, उनका क्या बयान था? उन्होंने कहा था कि भाई हम जहां हमें शक होगा हम जांच करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जांच नहीं भी करते हैं, 100% नहीं करते, लेकिन जहां हमें लगेगा कि भाई बुर्का की आड़ में कोई गलत वोट डाला जा रहा है तो हम चेकिंग करते हैं उसकी। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग चेक कर रहा है, अगर बुर्का तो चेक कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो ऑब्जेक्शन करते हैं। वहां पर सभी पार्टीज के और लोग भी बैठे हुए होते हैं ना, इलेक्शन ऑफिसर्स के अलावा पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट भी वहां बैठा था। तो वो यदि ऑब्जेक्शन करता है तो फिर उस पर ज्यादा बात होती है। वो किसी दूसरे पर भी कर सकता है, बिना बुर्के की बात नहीं है। आप भी जाए और यदि ऐसा हो तो वो शक होता है तो नहीं चले। लेकिन ये इस बार इस पर विवाद होना नहीं चाहिए था। ये बिहार का अपडेट था आपके लिए। अभी और कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपको बताएंगे। दो सीट पे वो बीजेपी जेडीयू को
वापस करेगी वो सीट। अब उसको कैसे करेंगे इस पर लगभग सहमति बन गई है नीतीश जी के ऐतराज के बाद। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम गाजा में चल रहे अब खत्म हो चुके युद्ध की। मेहमानों से उसकी चर्चा होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांकर जी सब हैं प्रोग्राम में। इजराइल और हमास पीछे हट गए, ट्रंप का पीस प्लान लागू हो गया और कल मिस्र के शर्म अल शेख में एक पीस समिट भी हुआ जहां ट्रंप ने दुनिया के 20 नेताओं को बुलाया हुआ था। शहबाज शरीफ भी वहां पर थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी और अपने देश की जो बेइज्जती कराई, पूरी दुनिया में चर्चा है इसकी। एक एक करके सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए जरा ट्रंप और शहबाज के बीच क्या हुआ। मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, शहबाज शरीफ, और ट्रंप ने वहीं से पहले मोदी की तारीफ करना शुरू कर दिया। कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज लीडिंग इंडिया। पीछे खड़े शहबाज शरीफ ताकते रह गए कि ये तो कोई नहीं जानता कि कहाँ जाएंगे। अब ट्रंप यहाँ रुके नहीं, अब हेडमास्टर की तरह फिर वो शहबाज शरीफ को समझाने लगे, कहने लगे कि अब शांति से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। शहबाज शरीफ बस हाँ 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 सर हिलाते रहे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये हुआ क्या वहाँ पर जब मोदी का नाम शहबाज शरीफ के सामने ले दिया गया। सुने। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I'd say, leaders, the great leaders, as far as I'm concerned. अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आप इमेजिन कीजिए, केवल सोचिए, आप किसी ऐसी तस्वीर में नरेंद्र मोदी को फिट होता हुआ सोच सकते हैं? इस मंच से किसी और नेता को बोलने का मौका, एक आध को शायद शहबाज बोले और एक आध को नेता, बाकी सब ऐसे पीछे लाइन में खड़े हैं। शहबाज को बुलाया था बोलने के लिए, सब ऐसे लाइन में खड़े हैं, देखिए पीछे बुलाया 5 मिनट बोले थे, मतलब सर पासिंग में। लेकिन ये मंच था ही केवल ट्रंप के लिए। हाँ नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां पीछे बैठे हुए खड़े हैं, मैंने ये ह्यूमिलेटिंग है किसी भी राष्ट्र। मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, आपने पीछे जो है एक आप जैसे प्रिंसिपल और पीछे बच्चों को आपने खड़ा कर दिया। सॉवरेन नेशन कोई पीछे की कतार में बैठ करके कोई कल तक हम भी पूछ रहे थे जब तक ये तस्वीरें नहीं आई थी कि नरेंद्र मोदी को इस समिट में जाना चाहिए था कि नहीं जाना। हमने अपने विदेश मंत्री तक को नहीं भेजा, हमने विदेश राज्य मंत्री को भेजा, वो मिले, ट्रंप से उनके हैंडशेक हुआ, वो सब कुछ हुआ, लेकिन ट्रंप मोदी का इस समिट में ना जाना, नरेंद्र मोदी का कितना ठीक फैसला था, इन सारी तस्वीरों को देख करके समझ में आ गया। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र हुआ, अब वो लगता है अब ट्रंप के फेवरेट है। इसकी बहुत सी वजह हैं। शांति वार्ता के दौरान ट्रंप ने मुनीर को अपना फेवरेट बताया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। वो मुनीर जिसने पहलगाम का हमला कराया था, जिसे पाकिस्तान फील्ड मार्शल कहता है। ट्रंप ने कहा कि मुनीर यहां नहीं है, लेकिन वो मेरे फेवरेट हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. और भाई फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी, मोदी की तारीफ कर दी, ट्रंप ने पीछे जो खड़ा था आदमी उसके लिए भी 2 शब्द कह देते ट्रंप, लेकिन नहीं कहा शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ बस वहां खड़े होकर जो है ताली बजाते रहे और एक किस्म से अपनी झेप मिटाते रहे। वो उनके साथ तो देखिए, एक तो उनको तो वैसे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, आज मुनीर साहब नहीं थे, नहीं तो इतने भी मौका नहीं मिलता। मुनीर साहब उनको मिलाने ले गए थे पिछली बार, आपको याद हो, ट्रंप साहब से मिलाने के लिए। और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब शहबाज साहब पे क्या बात करें, उनके लिए काफ़ी थे ट्रंप साहब जो उन्होंने किया। लेकिन कल भी हमने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, तब भी हमने कहा था कि मेरे ख्याल से ये सही फैसला है कि प्रधानमंत्री वहाँ ना जाएं, क्योंकि ट्रंप को किसी भी तरह से आप तय कर सके कि वो क्या करेंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो बिहेव करते हैं, तो उसमें बेहतर था कि प्रधानमंत्री ना जाएं। और प्रधानमंत्री जाते तो एक दूसरी तरीके की बातें होती, क्योंकि आप किन बातों पर वो कहते कि नहीं हम ये भी बैठे हुए हैं, शहबाज भी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी बैठे हुए हैं, आई हैव ट्राइड 20 टाइम्स फॉर द सीज फायर, तो आज बात कर लेते हैं सामने ही। उनका कोई भरोसा नहीं है ना ट्रंप साहब का, तो बेहतर है कि नहीं किया। और जिस तरह से शहबाज, और मुझे याद आ रहा है अभी तो ये हम लोग देख रहे हैं वो पीछे खड़े हैं, अभी मैं भूल गया हूँ कि वो एक बैठक चल रही थी, ट्रंप अंदर बैठे हुए थे रूम में, और वो 15-20 जो यूरोपियन यूनियन के जितने
प्रीमियर्स थे वो सब बाहर ये lounge व्हाइट में- हाउस की तस्वीर थी वो, जब इनको हाँ। बुलाया था उन्होंने यूक्रेन के यूक्रेन को लेकर, तो युद्ध के वो सिलसिले सब में। लाउंज में एक तरह से कल बैठे बहुत हुए थे। रिलैक्स मूड में थे सर वो। हैं? जॉर्जिया बंदरू से कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वाना है। मतलब कल वो सबके उन्होंने स्मोकिंग वाला शायद अर्दोगन साहब ने कहा। अर्दोगन ने और इन्होंने दोनों ने कहा बड़ी इन्होंने आप भी कहा कि बड़ी आप बहुत और सुंदर हैं। बोले मैं अमेरिका में ऐसा कहूंगा तो राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाता है, लेकिन मैं कहने का जोखिम उड़ा। लेकिन सब सहमत है कि नरेंद्र मोदी का ना जाने का फैसला बहुत ठीक अच्छा था। फैसला था, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी समझते थे इस बात अब को। आप देखिए पाकिस्तान किस हद तक चापलूसी कर रहा है अमेरिका की, खासकर ट्रंप की। शहबाज शरीफ को जब बोलने का आखिर मौका मिला तो वो आए और गजब उन्होंने मक्खन पॉलिश शुरू किया। ट्रंप का महान आदमी है, इस आदमी की वजह से भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई, कितने लोग मारे जाते, ये ही इनको ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ही इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट। Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. दुनिया में इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, दुनिया को आप ही चाहिए थे, आप महान हैं। इस तरीके की बूट पॉलिश की है वहां पर शहबाज शरीफ ने। और सर ये तो दुनिया को ही बताते हैं कि इन्होंने युद्ध रुकवा दिया। ये तो खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं ना, कितने देशों को लेकर बुला करके लाए थे ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मनवाने के लिए कि युद्ध, सारे अरब देशों को ले आए थे, सबको, यूके को बोला था। अब तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है अभी कल कि ये तालिबान को युद्ध रोकने के लिए अभी जो हुआ बॉर्डर पर, इन्होंने कतर और सऊदी अरेबिया को बुलाया। देखिए ट्रंप अब क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी देश अब उनको विश्वास में लेता है आज के दिन में। और बेचारा चाइना जिनपिंग सोच रहे होंगे कि किस पट्टे को हमने इतने दिन में खड़ा किया था, वो क्या जा करके कर रहा है हमारे इंटरेस्ट को। तीसरी बात महत्वपूर्ण देखिए कि जब वो नोबेल प्राइज के बारे में बात कर रहा है तो सामान्यतः एक शिष्टाचार के नाते ऐसा होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो ताली बजाते हैं। एक भी तालियां नहीं उठी है उनके कहने के बाद। चौथी बात देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का कल एक ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रेसिडेंट की बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि आयरन मैन टाइप इस ढंग की चीज़ें उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका टिल्ट भी दिखाया है इसमें जाकर के, जो है कि टुवर्ड्स इजराइल कहीं ना कहीं भारत ने दिखाया है। भारत बार बार कह रहा है, चूंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी होती है कि 2 स्टेट की बात पैलेस्तीन को लेकर के करे, शुरू से भारत की पॉलिसी रही है, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कंटिन्यू किया है। लेकिन भारत सरकार इजराइल की तरफ टिल्टेड है, ये बताने में, मैसेजिंग में भारत सरकार ने चूक नहीं की। देखिए इस समिट में नेतन्याहू को ट्रंप ने बुलाया, नेतन्याहू भी नहीं गए। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया था, वो भी इस समिट के अंदर नहीं गए। लेकिन शहबाज शरीफ की बात हो रही थी तो मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं शहबाज शरीफ की कैसे एक और बेइज्जती हुई। जिस वक्त ट्रंप की वो तारीफ कर रहे थे, पीछे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हुई थी। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक भी हैं। अब इनके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो सोच रही हो कि ये कब बोलना बंद करेगा ये आदमी। किसी तरीके से मतलब मुझसे सहन नहीं हो रहा था जैसे जैसे वो चापलूसी वाले शब्द जो बोल रहे थे। आप उस पीछे जो उनके खड़ी हैं बस आप उनके चेहरे को आप देखते रहिए और ये तस्वीरें वायरल हैं इस वक्त। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनका शकल देखिए, उनकी बेइज्जती भी अलग से हुई सर, वो भी आगे दिखाता हूं। लेकिन ये रिएक्शन तो लाइव था वहां पर
शहबाज शरीफ की बातों पर त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ अपने आप में अगर वो कुछ भी न बोले तो भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है कहना हुआ, लेकिन थोड़ा हंसी आ जाती है। एक तो उनका जो मतलब पता नहीं किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और हैं तो वो आखिरकार एक मुल्क के मुखिया ही, लेकिन वो बड़ा विचित्र सा लगता है जैसे कोई आदमी, जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि अपनी औकात से ज़्यादा आप खा लें, अपनी औकात से ज़्यादा आप उस शूज़ में आप जाएं जो आपके उसकी हैसियत नहीं है। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ का भी दिखता है। और मेलोनिया जिस तरह से मेलोनी देख रही हैं, वो आप बीच बीच में देखिए उनके मुंह पर हाथ जा रहा है, वो उनको देखते हुए कुछ जिसको कहे ना कुछ थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं, लेकिन वो जैसे मन में बोलते हैं तो थोड़ा बहुत आ जाता है, जोकर की तरह नजर आ रहा है। ये शब्द मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल शहबाज जैसे कोई जोकर नहीं होता है कि आप किसी जगह पर कोई व्यक्ति है, जब वो आएगा अपने हाव भाव से, अपनी हरकतों से वो हंसाएगा लोगों को, कुछ उसी तरह की स्थिति दिखती है। और कमाल की बात यह ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो नॉमिनेट किया था, हाथ से निकल गया नोबेल, इस बार तो टोकना चाहिए था कि क्यों तुम नॉमिनेट कर रहे हो भाई, रुक जाओ जरा, थम जाओ, थांबा, लेकिन समझ नहीं पाए, फिर नॉमिनेट करा लिया है। वैसे सीरियस नोट पर कहें तो बिल्कुल जिस तरह का शांति समझौता उन्होंने कराया है, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं उनको नोबेल पुरस्कार बिल्कुल नामित करना चाहिए इस वर्ष का, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी शहबाज की बात है, वो जो कर रहेंगे वो नोबेल हो जाएंगे, अच्छा रहेगा और बढ़िया। सर लेकिन मुनीर इतना पसंद है इनको? मुनीर के साथ वो उनका वही जो बात फिर से वहीं पर बात आएगी कि पसंद क्यों है, क्योंकि वो उनके यूज़ करने के लिए है ना, उनको जो स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान की ज़रूरत है उसमें मुनीर उनकी मदद कर रहे हैं। और उनको पता है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर कोई रोल नहीं है उनका, इसलिए लगातार मुनीर की तारीफ को आप है ना बेवजह मत समझिए। वो हमेशा भारत के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियाँ हैं उसमें जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको ध्यान में रख कर करिए। ट्रंप साहब को आप भले ही मजाक उड़ाते रहे, वो बहुत सीरियस और चतुर पॉलिटिशियन है कि किसको कब क्या मौका देना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर भी वो शहबाज शरीफ के सामने भी मुनीर की बात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने मुनीर को लंच दिया है, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान इस समय मुनीर असल शासक वो है। तो वो वाली बात है। और शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी लीडर जो मुख्य है उसे देश के सम्मान की बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, अपनी बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ देश का सम्मान जुड़ा रहता है ना, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं। अब देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ। कीर स्टारमर को लगा कि ट्रंप उनको माइक पर आने के लिए कह रहे हैं, भाषण देने के लिए उनको बुला रहे हैं। कीर स्टारमर आगे भी बढ़े, लेकिन फिर ट्रंप ने उनको वापस पीछे भेज दिया। ट्रंप कहने लगे ये लोग 20 मिनट के शॉर्ट नोटिस पर भी हाजिर हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक किया। Kingdom, where's United Kingdom? Where's Russia? Where? Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. सोचिए आप, कहाँ हो भाई यूके वाले, कहाँ हो? हाँ सर मैं पीछे हूँ सर। फिर भाई कहीं शायद हमको प्रिंसिपल साहब कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं, फिर उनको वापस। और ये भी कहा कि 20 मिनट में ये लोग आ जाते हैं। ये यूरोप के देश है, बड़े बड़े देश, इस देश ने 250 साल दुनिया पे राज किया है, अमेरिका पे राज किया है, अमेरिका पे राज किया है, और उसके प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती। निश्चित रूप से ट्रंप साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब ब्रिटेन को लिया, इटली के प्राइम मिनिस्टर को लिया उन्होंने। और हालांकि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने जो स्पीच दी थी, उसके बाद जरूर ट्रंप आए, को इतनी तारीफ कर दी थी ट्रंप की, उन्होंने इतनी चापलूसी की थी कि ट्रंप को आके धन्यवाद देना पड़ा उनको कि भाई इतनी चापलूसी के लिए उन्होंने कहा नहीं, लेकिन धन्यवाद दिया। कल ट्रंप ने सबके मजे लिए, और मुझे लगता है कल ट्रंप बहुत रिलैक्स मूड में भी थे, कि उनको लग रहा था कि जैसे मैंने इजराइल और गाजा में विक्टोरियस मोमेंट था उनके लिए, उन्होंने कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, मैं रिलैक्स हूँ। तो यहाँ थोड़ा वो रिलैक्स मूड में थे, इसलिए उन्होंने बहुत सबके साथ एक मतलब हंसी मजाक व्यंग किया और सबके साथ उन्होंने आनंद लिया। उनको पता है कि जाने के बाद अभी उनको दूसरी लड़ाई जो है उसका भी निपटारा करना है, जो रूस और यूक्रेन का है, वो वहां फोकस करेंगे। अब ये ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दोबारा। नहीं, अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली भी आगे, उनके पास टास्क बहुत है, तो वो दावेदारी बढ़ रही है उनकी अगले साल के नोबेल के लिए। आप सोचिए, इन्होंने ये पीछे जो लोग खड़े हैं ना, ये भी कहा कि आप में से एक दो हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन लोग हैं, आपको पता चल जाएगा तो पता है क्या होगा। वो लोग ये बोल दिया, उनके मुंह पे बोल दिया। लेकिन सर वो लोग ये भी तो कह सकते थे कि हम में से किसी को भी आप पसंद नहीं हो। हम में से दो ही, मन में तो कहा ही होगा, मन में तो कहा ही होगा हम में से किसी को आप पसंद नहीं हो, लेकिन क्या है, ठीक है। खैर, लेकिन ट्रंप साहब ने पहला चरण तो पूरा कर लिया, अब आगे क्या होगा? क्या हमास सुधरेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है।
हम बार बार कह रहे हैं सब ये दुनिया भर के विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि नेतन्याहू ये युद्ध नहीं रोकना चाहते थे। नेतन्याहू को दबाव में लेकर के युद्ध रोकने के लिए राजी किया ट्रंप ने। उनका बस चलता तो वो हमास को भी और मारते। लेकिन अब अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो नेतन्याहू को 1 मिनट नहीं लगेगा दोबारा से अपना फैसला करने में कि हम युद्ध शुरू करते हैं। लेकिन हमास कर क्या रहा है ये आपको मालूम है। बहुत से ऐसे विजुअल्स हैं, आपके फ़ोन पे भी आए होंगे, आपको सोशल मीडिया पर दिख भी जाएंगे, लेकिन टीवी पर हम आपको नहीं दिखा सकते। वो क्या है? लाइव एग्जीक्यूशन। लाइव एग्जीक्यूशन। हमास ने जैसे ही इजराइल की सेना हटी पीछे और दक्षिण की तरफ जो लोग शरणार्थी चले गए थे गाजा के लोग, वो वापस आने लगे, उनके बीच में से चुन चुन के उन लोगों को निकाला जिनको ऐसा लगता था हमास को कि इन्होंने इजरायलियों की मदद की या हमारी मुखबिरी की या ये हमारे खिलाफ, हमास के खिलाफ खड़े थे। एक राइवल फैक्शन खड़ा हो गया था। उनके लोगों को चुन चुन के बुलाया, लाइन में खड़ा किया, घुटने के बल बैठाया और पीछे से तड़ तड़ फायरिंग की। इसकी लाइव तस्वीरें कल आई हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये रवैया है हमास का तो क्या ये हथियार छोड़ेगा कभी भी क्या ये शांति चाहेगा? कल हमारे प्रोग्राम में सर एक जूश मेंबर भी आए थे, अमेरिकन जूश सोसाइटी, शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, उसके मेंबर भी थे। उन्होंने कहा था ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमास शांति से जीना सीख जाए, है ही नहीं है उनके उसमें। देखिए, मैं इस बारे में बहुत कंसिस्टेंट हूँ लेकर के कि ये पीस जो है वो कब टूटेगा इसका पता नहीं है, लेकिन ये पीस ट्रीटी टूटेगी जरूर, इतना मैं कह सकता हूँ। इज़राइल को और हमास को खास करके यदि आप देखें तो मैंने कल भी कहा था कि हमास ने पैलेस्टाइन के लोगों को एक ढंग से टेरर में, एक ढंग से प्रिजन में बना करके रखा है। और आपने कल एक चीज को गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि हमको री इक्विप करने के लिए हमने यूएस से बात की है, उन्होंने इसकी इजाजत हमें दे दी है, यानी कि री आर्म करने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली है। हमास कह रहा है कि हम अपने आप को री आर्म करेंगे और जितना किलोमीटर पीछे जो इजरायली सेना मुड़ी है वहां पर उन्होंने अपने सारे लड़ाके को फिर से उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हमास कदम पीछे खींचेगा, मुझे इसकी कोई संभावना हथियार नहीं छोड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर नेतन्याहू क्या करेंगे? वो मारेंगे फिर? तो बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। देखिए, समझना है ना कि हमास की ताकत शांति नहीं है ना, बिल्कुल हमास की ताकत तो गन है ना सर। 1 लाख लोग मरवा दिए और कितने लोग मरवाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ताकत क्या है कि जितने ज्यादा लोग मरे ना मरे, गोली उनकी ताकत है। जैसे आप फिलिस्तीनियों का भी 3 लोगों का जो एग्जीक्यूशन किया गया उसको भी समझ लीजिए, तो वो इतनी आसानी से नहीं। और सर सबसे ज्यादा जो कल वो तस्वीर देखी, शायद आपने भी देखी होगी, उसमें जो सबसे ज्यादा दुख की बात थी वो ये कि सामने जितने लोग खड़े थे नॉर्मल, वो सब खुश हो रहे थे जब गोलियां चलाई जा रही थी वहां लोगों के ऊपर। नहीं देखिए, मतलब इतना आसान सा नहीं है। जहाँ से विजुअल्स आ रहे थे, अभी जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है, और आप वहाँ किस तरह की तबाही हुई है उसे देखिए। और ये कहना कि हमास की ताकत बंदूक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिलिस्तीन पूरी तरह से उनसे अपने आप को कट ऑफ कर चुका है। अब गाजा के लोग भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। 20 के बदले 20,000 लोग, वो 2,000 तो सीधे सीधे बंधक थे। आप जरा सोचिए ना, यानी कहां फिलिस्तीन के लोगों का जीवन इन लोगों ने नरक कर रखा है। आप हो सकता है कि कुछ समय के लिए गन पावर से सब कुछ करें, लेकिन अगर ये जो बात हो रही है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वो टेक ओवर करेगी, वो कंट्रोल में ले लेगी, तो हमास की ताकत खत्म होने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। हाँ, ये मैं भी मानता हूं, इस पे मैं सबके साथ सहमत हूं कि ये लोग कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, ये बाज नहीं आने वाले हैं। फिर कोई ना कोई अवसर खोजेंगे कि आज यरूशलेम में ये हो गया, आज वहां दीवार पे किसी ने ये कर दिया, ऐसे मसले को उठाकर ये फिर से कोशिश करेंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान की खबर बताता हूं, वो भी गाजा से ही जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक हिंसा हो रही है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक और वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने, और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें टीएलपी का चीफ साद रिजवी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है उसको 3 गोलियां लगी हैं और पुलिस की गोलीबारी के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। टीएलपी ने भी खून खराबा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सड़कों पर भीषण हिंसा हो रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मतलब एक देश की कैपिटल, एक सेना की कैपिटल। पंजाब पुलिस और सुरक्षा बल हालात काबू करने में लगे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा लोग, टीएलपी कार्यकर्ता खासकर, मारे जा चुके हैं।
प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं। गाजा युद्ध विराम पर पाकिस्तान की सरकार का दोहरा रवैया, अमेरिका के दबाव के आगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का झुकना और इजरायल के खिलाफ ठोस कदम ना उठा पाना। अब इसके अंदर एक नई बात चल रही है कि क्या ये जो प्रदर्शन है ये भी पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रायोजित है। आप कहेंगे क्यों? चर्चाएं ये चल रही हैं कि ट्रंप आसिम मुनीर को दबाव में लेकर उसके जरिए पाकिस्तान से इजरायल को मान्यता दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिलिट्री पावर है। इसीलिए अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इजरायल को तो उनको लगता है फिर एक बड़ा खतरा टल जाएगा, क्योंकि इनके बीच अक्सर बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि न्यूक्लियर बम क्यों नहीं मार देते इजरायल के ऊपर। ऐसे लोग भी हैं। ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि इजरायल कभी उनके न्यूक्लियर हथियारों को बर्बाद करने के लिए हमला ना कर दे। अब इस सब के बीच ये तस्वीरें दिखाकर ये मुनीर ये कह सकते हैं ट्रंप से कि साहब हमारे देश में बहुत रिएक्शन हो रहा है और हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम इजरायल को रिकॉग्निशन नहीं दे सकते, हम इस पीस प्लान तक तो आपके साथ थे। क्या इसके पीछे ये वजह है? लेकिन जो भी हो, अब तो मामला हाथ से निकला हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और अगर वो साद रिजवी को कुछ हो गया तो फिर तो आप मानिए कि ये कई महीनों के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कत्लो गारत जो है वो चलती रहेगी। समीर, नहीं, मुझे लगता है कि भले ही ट्रंप कितने भी कोशिश कर ले, मुनीर साहब इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मुनीर जिस तरह के जर्नल है, वो तो खुद कुरान कंठस्थ करा हुआ है उन्होंने, और वो जिस तरीके से कट्टर इस्लाम के अनुयायी के रूप में पहचाने जाते हैं, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करे। मुनीर इस बात को जानते हैं कि ट्रंप तो 2.5-3 साल बाद सत्ता से चले जाएंगे। मुनीर साहब को तो पाकिस्तान में रहना है, और पाकिस्तान की जनता का जिस तरीके से, पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से कट्टर धार्मिक है, किसी भी स्थिति में वो इजरायल को समर्थन दे नहीं सकते। ये बात जरूर है कि ट्रंप और का जरूर प्रेशर रहा होगा पाकिस्तान सेना प्रमुख के कमांडर के ऊपर, आसिम मुनीर के ऊपर, कि इजरायल को मान्यता दी जाए। हो सकता है कि ये उपद्रव मुनीर के कहने पर शुरू हो, लेकिन अभी मुनीर के हाथ से निकल चुका है। जिस तरीके से TLP के जो प्रमुख है वहाँ पे साद रिजवी, उनको 3 गोलियां लगी है, वो मरणासन स्थिति में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उनके बचेंगे नहीं बचेंगे उनकी क्या संभावना है। और 250 से ज्यादा लोगों का मारा जाना, 5000 से ज्यादा लोग घायल हो जाना, इंटरनेट का बंद हो जाना, इतना बड़ा काम तो मुनीर अपने देश में नहीं करेंगे। उनके हाथ से यह बात निकल चुकी है। और जिस तरीके से TLP ने प्रदर्शन किया है और उनको वहां के स्थानीय छोटे छोटे समर्थन गुटों का और आम लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, वहां से कहा जा रहा है कि घर से लोग खाना बनाकर प्रदर्शनकारियों को दे रहे, इनके पास भोजन नहीं है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो घर में इनको शरण दी जा रही है, सपोर्ट तो है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन प्रॉप्ड अप बाय आर्मी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये संगठन तो इस सेना नहीं पैदा किया पाकिस्तान की, देखिए आज उन्हीं को काट रहा है। देखिए ये इस संगठन का लड़ाई जो है वो सेना से कोई आज का नहीं है, पहले से भी है। सेना, चाहे आप तहरीक तालिबान को किसने पैदा किया था? तहरीक तालिबान को भी तो सेना ने ही पैदा किया था ना। पाकिस्तान में उसको समर्थन दिया था, सेना ने ही समर्थन दिया था। लेकिन इस्लामाबाद तक इन्हीं लोगों ने मार्च अरेंज किया था। और हिंसक प्रवृत्ति तो हम लोग बार बार कई दिनों से जिक्र कर रहे हैं कि ये है ही बहुत हिंसक और काफ़ी रेडिकल ये है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन में यदि आमने सामने यदि होते हैं ये दोनों और इतनी सारी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी पीछे हटने वाला है, ये लड़ाई और बढ़ेगी आने वाले। राहुल गांधी आज चंडीगढ़ गए हुए हैं और वहां उन्होंने IPS पूरन कुमार, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, ये दलित समाज से आते हैं और इन्होंने अपने साथ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी, उनको श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद IPS पूरन कुमार के परिजनों से राहुल गांधी मिले। 7 अक्टूबर की यह वारदात है जिस दिन उन्होंने खुद को रिवॉल्वर से गोली मार ली थी। 8 दिन हो गए हैं लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। SIT बनी हुई है, वो जांच आगे बढ़ा नहीं पा रही है। पार्थिव शरीर चंडीगढ़ PGI में रखा हुआ है। पूरन कुमार का परिवार DGP शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हरियाणा सरकार ने काफी वक्त तक तो इस दबाव को झेला, लेकिन फिर कल उन्होंने DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन परिवार चाहता है इनकी गिरफ्तारी हो। हरियाणा सरकार ने DGP का अतिरिक्त कार्यभार एक IPS अधिकारी OP सिंह को दे दिया है। ओम प्रकाश सिंह फिलहाल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में MD के पद पर थे, लेकिन अब ये मामला सुलझे कैसे, सवाल ये है, क्योंकि शव को बहुत दिनों तक यूं रखा भी नहीं जा सकता, जांच भी आगे बढ़ानी है। परिवार कह रहा है कि आप 2 व्यक्तियों को खास तौर पर लखनऊ रोहतक के जो SP थे उनका ट्रांसफर किया जा चुका है और दूसरे ये DGP, इन दोनों की गिरफ्तारी हो। सरकार का जो प्रॉब्लम बताई जा रही है वो ये कि IPS पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 14 लोगों के नाम हैं। अब अगर इन 2 लोगों की गिरफ्तारी करते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने बाकियों को क्यों छोड़ा।
तो क्या 14 के 14 लोगों को, इसमें सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, जांच से होने से पहले ही सबकी गिरफ्तारी हो जाए? तो ये वहां तक जाना नहीं चाहती है सरकार। दबाव इतना है कि अभी 1 साल पूरा हुआ है सैनी साहब की सरकार का, उसके लिए एक कार्यक्रम होना था हरियाणा में जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जाना था। बताया जा रहा है वो कार्यक्रम भी अब टाल दिया गया है क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है। जितने दलित संगठन हैं वो सब परिवार के समर्थन में आ गए हैं, महापंचायत हो चुकी है, भारत बंद का भी आह्वान किया जा सकता है अगर परिवार की मांगे नहीं मानी गई, ऐसे भी दावे जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने जाकर के क्या कहा, ये सुनिए आप। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। तो त्रिपाठी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है मृतक आईपीएस अफसर, वो सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बिहार बीजेपी ने जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है। अभी आपको मालूम है कि टिकट के बंटवारे पर काफ़ी पार्टियों के अंदर भी नाराजगी चल रही है। इस बीच में बिहार बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, ये अभी हमें सूचना मिल रही है। अब इसका मतलब ये है कि अंदर सब कुछ या तो ठीक है या उसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि भाई जिन सीटों पर विवाद नहीं है वो सीटें तो हम जो हैं वो कम से कम हम डिक्लेयर कर दें। तो ये खबर है, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, ये सूचना हमें इस वक्त आ रही है। अब कौन कौन से नाम हैं इसमें आपको हम वो भी बता देते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में 12 तारीख को हुई थी, परसों हुई थी, और उसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, सब लोग थे, और उसमें जितनी जो लिस्ट आई है इसमें 71 नाम जो हैं वो हैं। 71 लोगों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। जो डिक्लेरेशन हुई थी समझौते की, उसमें 101 सीट बीजेपी को लड़नी थी, तो उसमें से 71 जो है वो डिक्लेयर कर दिए, 30 सीट केवल बाकी है। ये बिहार बीजेपी की लिस्ट है। बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह। इस तरीके से ये 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मोतिहारी, ढाका, रीगा, बंतनाहा, परिहार, फारबिसगंज, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या मतलब हुआ त्रिपाठी जी इसका? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं आज तक हुआ है कि चुनाव में बिना लिस्ट, बिना सूची जारी किए हुए अपने प्रत्याशियों को आगे जाने के यानी गो अहेड कह दे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितनी एक्सरसाइज होनी थी वो हो गई। अभी भी बहुत सी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। ये वो 70 सीटें हैं जिस पर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, कोई मतलब एक कहें कि एक दूसरे का दावा वहां नहीं बनता है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन उससे पहले कर रखा था, जो आमतौर पर और सभी ने कर रखा होगा, लेकिन बीजेपी इतनी सीटों पर थी। और अभी के हिसाब से कहें तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश जी नाराज हो गए, संजय झा फिर आकर कह रहे हैं कि नहीं वो तो प्रसन्न है, कोई सांसद उनका इस्तीफा देने को मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये एक तरह से कहेंगे थोड़ा उधर पड़ला झुकाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है, 70 की सूची जारी कर दी, तो एक तरह से सिर्फ उसका 30% और प्रत्याशी बचे हुए हैं। लगभग सभी 101 में अब जेडीयू भी जारी करेगा। एक मिनट में जरा नाम और बता दूं मैं। इसमें यह भी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल और नितिन नवीन,
इनके नाम भी इसके अंदर हैं, ये सारे लोग, ये सारे उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सारे लोग, सब लोग जो हैं जिसमें इनके नाम इसमें हैं। गया शहर से प्रेम कुमार, वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से श्रीमती अरुणा देवी, जमुई से सुश्री श्रेयसी सिंह, गरुआ से श्री उपेंद्र डांगी, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, अरवल से मनोज शर्मा, तरारी से विशाल प्रशांत, आरा से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, विक्रम सीट से सिद्धार्थ सौरभ, दानापुर से रामकृपाल यादव, श्री रामकृपाल यादव, ये वही रामकृपाल लोकसभा यादव हार गए थे, दूसरे लालू की बेटी से लोकसभा वाले ही हैं, पाटलिपुत्र से हार गए ठीक है। रामकृपाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, कुम्हरार सीट से संजय गुप्ता, बांकीपुर से नितिन नवीन मंत्री, दीघा से संजीव चौरसिया, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, लखीसराय इसमें देखा कि जो अरवल सीट थी, कल हम लोग दिखा रहे थे चिराग पासवान को, आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां से कैंडिडेट, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजीव चौरसिया, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, ये वही उप मुख्यमंत्री, मुंगेर से कुमार प्रणय, तारापुर से सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। इनके भाई ने पहले ही बता दिया था। दरअसल तारापुर को लेकर भी थोड़ा था, लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी को लड़ना था तो फिर जेडीयू ने अपने आप को पीछे कर लिया। कटोरिया से ये एसटी रिजर्व सीट है, श्री पूरन लाल टूडू, बांका से राम नारायण मंडल, भागलपुर से रोहित पांडे, बेगूसराय से कुंदन कुमार, तेघरा से रजनीश कुमार, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, मोइनुद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह, पातेपुर रजा से लखेंद्र कुमार रोशन, लालगंज से संजय कुमार सिंह, हाजीपुर से अवधेश सिंह, अमनौर से श्री कृष्ण कुमार मंटू, तरैया से जनक सिंह, गोरैया कोठी से श्री देवेश कांत सिंह, दरौंदा से करणजीत सिंह, सिवान से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये लड़ेंगे सिवान से चुनाव, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, बरूराज से अरुण कुमार सिंह, कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता, औराई से श्रीमती रमा निषाद, जाले शीत से जिबेश कुमार मिश्रा, केवटी से श्री मुरारी मोहन झा, दरभंगा से संजय सरावगी, गौरा बोराम श्री सुजीत कुमार सिंह, सहरसा से आलोक रंजन झा, कोढ़ा से श्रीमती कविता देवी, प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद। ये नाम है मोटे मोटे जो भी 71 सीटों पर जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जो नीतीश चंद्र जुड़ गए, पटना से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अभी ये तो साफ नहीं था कि कौन कौन से दल किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 71 सीटें बीजेपी ने उम्मीदवार बता दिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये वैसी सीटें हैं जहां पर किसी दूसरे दल से कोई मतभेद नहीं है, कोई दावेदारी नहीं है, और चूंकि नॉमिनेशन का समय जो है निकलता जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। और इसमें बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनमें अधिकतर वो नाम हैं जो पिछली बार भी जो जीते हुए विधायक थे। कुछ नाम ऐसे हैं जो जिनको लेकर ये चर्चा की जा रही थी। अब जैसे सीतामढ़ी जो है सुनील कुमार पिंटू को दिया गया है। ये मूलतः पहले बीजेपी के ही हुआ करते थे और बाद में वो जेडीयू में चले गए थे आपसी तालमेल के आधार पर ही। फिर लोकसभा का टिकट ये चाह रहे थे, उनको नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये बीजेपी में अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुए और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी का टिकट इस बार मिला है। तो एक बार फिर से वापसी हो गई है सुनील कुमार पिंटू की। बेनीपट्टी को लेकर ही चर्चा की जा रही थी कि मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जा सकता है। आपको याद होगा तस्वीरें जारी की गई थी, विनोद तावड़े, नित्यानंद राय मैथिली ठाकुर के घर गए थे और कहा जा रहा था कि विनोद नारायण झा की सीट इस बार कट सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा वो एक बार फिर इस बार चुनाव मैदान में होंगे। और इसके अलावा बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो लगातार आप सुनते होंगे, जो हिंदुत्व की जो लाइन है उस पर काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर ये चलते हैं। इसके अलावा नीतीश मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, राजनगर उनकी जो झंझारपुर की सीट है वहाँ से हैं वो। नीरज कुमार बबलू छातापुर से सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार, और काफ़ी इनकी जो बयानें आती हैं काफ़ी चर्चित बयान इनका रहता है। इसके अलावा विद्यासागर केसरी वही पुराना नाम फारबिसगंज से, विजय कुमार मंडल सिकटी से, स्वीटी सिंह किशनगंज से, कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से, विजय कुमार खेमका पूर्णिया से, ये सब पुराने नाम हैं। तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं
कटिहार से एक बार फिर उनको मैदान में उतारा गया है और इस सीट को लेकर भी ये चर्चा की जा रही थी कि ये सीट इस बार इधर उधर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। निशा सिंह प्राणपुर से एक बार फिर मैदान में, पहले इनके पति विधायक हुआ करते थे। श्रीमती कविता देवी कोढ़ा से, आलोक रंजन झा सहरसा से, गौरा बड़ाम की जो सीट है सुजीत कुमार सिंह को गई है। दरभंगा से संजय सरावगी, ये कई बार वहां से जीत चुके हैं, बिहार सरकार में अभी भूमि राजस्व मंत्री हैं और एक बार फिर संजय सरावगी चुनाव मैदान में है दरभंगा की सीट से। केवटी की सीट एक बार फिर मुरारी मोहन झा को गई है। जाले की सीट भवन जो नगर विकास मंत्री हैं जीवेश कुमार मिश्रा, उनको एक बार फिर गई है। जाले की सीट काफ़ी दिलचस्प होगी क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो वहाँ पर एक गाली की बात सामने आई थी और जिस तरह से कई ऐसी घटनाएं हुई थी उस दौरान, उसमें जाले की सीट की काफ़ी चर्चा हुई थी। मुस्लिम आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है और जीवेश मिश्रा एक बार फिर से मैदान में है। औराई की सीट रमा निषाद को गई है। मुजफ्फरपुर का इलाका, निषाद वोटरों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है और यहाँ पर एक निषाद चेहरे को उतारा गया है। कुढ़नी की सीट केदार प्रसाद गुप्ता को दी गई है। ये भी बाई इलेक्शन में एक बार जीत कर आए थे। इस बार कहा जा रहा था कि नाराजगी है, सीट इनकी कट सकती है, इनका टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से ये मैदान में है। बरूराज की सीट अरुण कुमार सिंह को, साहेबगंज की सीट राजू कुमार सिंह को। राजू कुमार सिंह जो बिहार सरकार में अभी आखिरी समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस विस्तार में राजू कुमार सिंह को एक बार टिकट दिया गया है। पिछली बार वीआईपी के टिकट पर ये चुनाव मैदान में थे, हालांकि बीजेपी के ही उम्मीदवार थे लेकिन टिकट वीआईपी का था और इससे पहले ये कई दलों में रह चुके हैं, एलजेपी में भी रह चुके हैं और एक बार फिर साहेबगंज से राजू कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बैकुंठपुर को सीट मिथिलेश तिवारी को मिली है। मिथिलेश तिवारी पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस सीट पर जेडीयू की भी नज़र थी। मंजीत सिंह यहाँ बहुत पहले विधायक थे और लगातार जेडीयू की तरफ से भी दावा किया जाता था। मिथिलेश तिवारी को लोकसभा का टिकट भी दिया गया लेकिन वो हार गए और बैकुंठपुर से एक बार फिर उनको विधानसभा का टिकट दिया गया है। सिवान से मंगल पांडे बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार बीजेपी का एक बड़ा नाम, एमएलसी थे, लेकिन इस बार जैसा कि तय किया गया कि जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव मैदान में भी होंगे और अपने गृह क्षेत्र से भी होंगे, तो मंगल पांडे एक चुनाव मैदान में होंगे। सिवान से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा गया है। श्री करणजीत सिंह दरौंदा से, देवेशकांत सिंह गोरियाकोठी से। देवेशकांत सिंह पिछली बार भी चुनाव जीते थे, एक बार फिर उनको मौका मिला है। जनक सिंह तरैया से, तरैया की सीट जनक सिंह के पास ही थी पिछली बार, एक बार फिर उनको मौका दिया गया है। विधानसभा में तेजस्वी यादव से कुछ दिन पहले ही जब सत्र अभी चल रहा था, तीखी झड़प हुई थी, ये वही जनक सिंह थे। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर छपरा जिले की सीट, राजीव प्रताप रूढ़ी के बेहद करीबी, बिहार सरकार में अभी जो आखिरी बदलाव हुआ उसमें मंत्री भी बनाए गए और एक बार फिर कृष्ण कुमार मंटू को टिकट दिया गया है। इसी तरह संजय कुमार सिंह लालगंज से, लालगंज सीट पर भी कहा जा रहा था कि एलजेपी की नज़र थी, लेकिन संजय कुमार सिंह जो पिछली बार भी जीते थे, एक बार फिर उनको टिकट मिल गया है। पातेपुर से लखेंद्र कुमार रोशन, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा लखेंद्र कुमार, अति पिछड़ी जाति से, माफ कीजिएगा, एससी से आते हैं वो, और एक बार उनको पातेपुर से फिर उतारा गया है। इसी तरह जो इस लिस्ट को मैं देख रहा हूँ, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता। अब एक चीज तो क्लियर हो गई नीतीश, आपने बताया और वो इस चिट्ठी के अंदर आखिर की दो पंक्तियों में बड़ा खास तौर पर मेंशन भी किया है कि हमारे ये सीनियर नेता सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार अपने सारे मजबूत चेहरों को कहा है कि आप मैदान पर उतरिए, इस बार आप चुनाव लड़ करके आइए, जीत करके आइए। बहुत सारे लोगों को आप, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नाम आप पहचान भी रहे होंगे। कैसा लग रहा है ये टिकट सिलेक्शन? मुझे लगता है कि टिकट सिलेक्शन अच्छा किया है। एक बात जो साफ निकल के आई, भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ थे, जहां पर वो पिछली बार भी जीत किया था और जहां पर वो रनर थे, उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। उन सीटों को मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये सीट देख करके लग रहा है कि ये सारी सीटें वो है जो पहले चुनाव जो पहला ये है, पहला फेज है, उसका मुझे लगता है कि इसमें झलक दिख रही है। अधिकांश सीटें जो है वो सारी की सारी सीटें जो है वो फर्स्ट फेज के इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जो सेकंड फेज का जो सीट है कुछ अभी वो बाकी है और मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन की बात रही होगी।
अरवल सीट का जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, फिर गोह का दिखाई दे रहा है, गोह इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो विधान परिषद रूट से भी आया हुआ था, इस बार सबको कहा चुनाव लड़ गया। अब दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा टिकट काटा। नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के स्पीकर है, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पटना शहर से उनका टिकट काट दिया गया है। नंदकिशोर, खबर भी आ रही है कि जी हाँ, पटना साहिब सीट से उनका नंदकिशोर यादव का दिया टिकट गया कटा है। है। कुछ ऐसे लोगों के भी टिकट काट दिए गए जो 75 साल की उम्र के पास पहुंच गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कि 75 के बाद, तो 73-74 एज के कई बड़े सीनियर लीडर, उनके भी टिकट काट दिए गए। कई युवाओं को भी चेहरा दिया गया और बेसिकली वो सारी सीट से वो है कि जहां पर लगभग तय था कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ऐसे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने विनिंग जो जिनकी पॉसिबिलिटीज थी और जो एक उम्र पार गए थे, उनके भी कई लोगों के टिकट काटे हैं। तो इस बार फिलहाल ये सूची अभी ठीक नजर आ रही है। अब देखते हैं बाकी सूची में भारतीय जनता पार्टी के कितने उम्मीदवार आते हैं और कितने को टिकट करते हैं। बहुत से टिकट, ज़्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किए फिलहाल, कि बहुत ज़्यादा टिकट काटे नहीं है इस पहली सूची के अंदर। दूसरी सूची में भी देखते हैं कितने टिकटों को काटा जाता है। 74 सीट जीती थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, 71 सीट को डिक्लेयर कर अभी 80 विधायक है, अब 80 हो गए वो आकर के। 74 जीती जी, थी। तो ये लेकिन इसका मतलब है कि कुछ सीटें पर अभी पेच फंसा हुआ है जिनको लेकर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटें की गई है वो उनके अपनी तरफ की सीटें थी। नॉर्मली ऐसा ही करते, जैसे लालू जी ने भी कल जो बांटे हैं, तो जो सीटें उनके पास होती हैं भाई इनमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन सीटों पर उन्होंने कर दिया बंटवारा। मतलब सीटों के टिकट तो ठीक ही हुए हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको करती है। धर्मेंद्र प्रधान जी को देखकर मुझे याद है गिरिराज जी ने अभी उनको फिर से याद किया, 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 89% स्ट्राइक रेट थी, तो धर्मेंद्र प्रधान ही उस समय प्रभारी थे। जी हाँ, दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट बीजेपी की जो है वो जारी हो गई है। 71 कैंडिडेट्स जो है बीजेपी ने अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। मान लें 100-101 जो लड़ रही है वो, तो उसमें मतलब 30 टिकट बाकी हैं। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, आमतौर पर चूंकि 2 चरण का चुनाव है, तो जो दूसरे चरण की सीटें होंगी उसको तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ये काम तो करती है। और एक तो ये कि 30% बचे हैं, मतलब वो सीट जहां थोड़ा सा भी एक कहें कि गुंजाइश बनानी होगी। दूसरा, जब ये दिख रहा है कि कई सीटों पर मसला है, यानी कितनी सीटें मिलेंगी उस पर मसला नहीं है, सीटों पर मसला है कि इस सीट से कौन लड़ेगा, इस सीट से कौन लड़ेगा, तो वो भी बातचीत शायद अभी तक चल रही होगी। जो कहा भी गया, जो संजय झा की तरफ से भी कहा गया, सम्राट चौधरी की तरफ से भी कहा गया कि आज शाम तक आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो भी एक आपस में चल रहा होगा। तो मोटा मोटा कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम नामांकन के पहले ये सब कुछ कर दिया, क्योंकि अभी समीर जी बड़ा नाराज हो रहे थे कि ये क्या तरीका है, बिना सूची के जो है सिंबल बांटना शुरू कर दिया, और ये होता भी नहीं कभी। लेकिन चूंकि इतनी कांटे की वो बार्गेनिंग वाली टेबल थी कि उस पर शायद ये करना हो। लेकिन अभी जो मैं टिकट देख रहा हूं, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मोटा मोटा बेहतर बांटे हैं। अभी कुछ और उसको देखना पड़ेगा कि क्या है, चूंकि 71 सीटों पर। लेकिन जितने नाम समझ में आ रहे हैं, तो उन्होंने चाहे सामाजिक समीकरण की बात हो, चाहे जिताऊ प्रत्याशी की बात हो, क्षेत्रवाल जो कहते हैं टिकट वितरण है, वो बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। मंगल पांडे सीवान से, विजय सिन्हा जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो सब लोग हैं, तो उनका क्या अभी मतलब 60-70 टिकट और बांटने हैं बीजेपी को। देखिए, उत्तर भारत के सर एक रिएक्शन आ रहा है जरा इस पर, नितिन नवीन का, सुनते हैं। फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। कुछ बांकीपुर का लोकल कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में जिसके बारे में आप बात कर पाएं, जिसकी चर्चा आपने देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि आज बांकीपुर में कई ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय तक हम लोग के लिए संघर्ष का विषय था। आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिख रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं मंदिरी नाला एक बड़ा स्कीम था, जिस स्कीम पर हम लोग करीब 150 करोड़ की योजना खर्च करके आज उसको पटना के जो मुख्य बेली रोड है उससे सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था, उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पे सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का जल पहुँचे, उस पर दिशा में बहुत काम हुआ। सामुदायिक भवन जो इस क्षेत्र का बड़ा डिमांड होता था, करीब 20 सामुदायिक भवन हम लोगों ने इसमें सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र बाबू जी का जो हमारा समाधि स्थल था, वहाँ पर आज बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं, और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का निर्माण, मुख्य कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, ये सब कई ऐसे आयाम हैं जिसको बिहार में हम कह सकते हैं कि बांकीपुर के विकास में नया विषय जरूर 20 से 25 के बीच में नए आयाम जुड़े।
आप लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं, 2-3 बार, ये शायद इसे चौथा टर्म होगा आपका। एक बार फिर से पार्टी ने आपको वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेतृत्व को आप क्या कहेंगे? क्या मैं तो ये कहूँगा पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है, और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल खबर ये चल रही थी तो ये मंत्री हैं नितिन नवीन और बांकीपुर से इनको फिर से टिकट मिला, इसके लिए पार्टी का वो धन्यवाद कर रहे थे।